अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट शो ऑफ द वीक एंड शुरुआत हुई थी इस हफ्ते की टेस्ट मैच से, मगर अब आखिरी लम्हात में ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच T20 में तब्दील हो गया है। बिकॉज एक्साइटिंग एक चीज़ जो हमें सामने देखने को मिली, वंडरफुल डिसीजन ऑफ डिक्लेयरिंग एटलीस्ट ये आखिरी कुछ लम्हात में कुछ तो एक्साइटमेंट आई इस टेस्ट मैच में, जो कि टोटली डल एंड बोरिंग गया। तो इसी के हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। सम आर कॉलिंग इट वेरी ब्रेव, सम आर कॉलिंग इट प्रीटी स्टूपिड, लेकिन बहरहाल जो भी है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज जो माइंड गेम्स हैं वो ये कि पाकिस्तान ने एक डिफेंसिव पोजीशन से इस वक्त थोड़ा सा ऑफेंसिव पोजीशन पे आने की कोशिश की है, और मेरी नज़रें भी जो है वो हमारी यहाँ पर टीवी स्क्रीन जो लगी हुई है वहाँ पे बार बार जाए जा रही हैं। सरप्राइजिंगली आगा सलमान से इस वक्त आगा सलमान उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं और वो अबरार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड इज नॉट गिविंग अप राइट नाउ। बहरहाल मजीद इस मैच के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एज ऑलवेज लेट अस स्टार्ट, लेट अस किक ऑफ दिस शो विद व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स कराची टेस्ट के हवाले से बात होगी तो कराची टेस्ट का फाइनल डे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 137 रन का टारगेट दे दिया। जो मैच अभी अब खेलने की कोशिश कर रहे हैं न्यूजीलैंड, 26 फॉर 1 अभी तक हो चुके हैं न्यूजीलैंड। मैच जीतने के लिए 15 ओवर्स में 138 रन का जो टारगेट दिया था कप्तान बाबर आजम ने, टोटल अगर मैं कहूँ तो इस सूदी की बात करूं तो इस सूदी का शिकार हुए और 14 रन सिर्फ बाबर आजम बना सके। एक बहुत क्रूशल मोमेंट पे बाबर आजम की जो है वो विकेट गवाई थी टीम पाकिस्तान ने। सरफराज अहमद निफ सेंचुरी बनाते हुए पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा की बात करें तो सिर्फ 6 रन उन्होंने बनाए और वो आउट हो गए। इमामुल हक नर्वस 90s का शिकार हुए एंड वो 96 रन बनाकर एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए स्टंप हुए। वसीम जूनियर ने 43 और सऊद शकील ने 55 रन बनाए। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 311 रन बनाए। एंड नाउ द मैच इज ऑन बिकॉज न्यूजीलैंड हैज मेड 32 रन, एक विकेट गवा चुके हैं। लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठे। ऑलराइट, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के हवाले से। प्रोबेबल्स का ऐलान हुआ था 22 खिलाड़ियों में और अब उसमें 2 का इजाफा हो चुका है। वेल बताते चलें कि फ़खर जमान और हारिस सुहेल इन दोनों का इजाफा किया है शाहिद खान आफरीदी लेड सिलेक्शन कमेटी ने। दोनों खिलाड़ियों के आज फिटनेस टेस्ट लिए गए, जिसके बाद उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान कप में अपने रीजन्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुमकिन खिलाड़ियों की तादाद अब 24 हो गई है और कहते हैं कि जी हतमी स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान कप के अख्ताम पे किया जाएगा। याद रहे इस वीकेंड पे पाकिस्तान कप का फाइनल जो है वो भी खेला जाएगा। 24 प्लेयर्स जिसमें से 16 का स्क्वाड मुंतखब होगा। जनवरी में 9, 11 और 13 को ये सीरीज़ खेली जाएगी। बिल्कुल जी, फिर बात करते हैं चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, चेंजेस ऑफ मेनी थिंग। नजम सेठी के आते ही साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के सितारे चमकने लगे। मैनेजमेंट कमेटी PCB ने मोहम्मद आमिर को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मदऊ कर लिया। मोहम्मद आमिर के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे खुल गए। याद रहे कि जब मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था उसके बाद से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के पे प्रैक्टिस करने की उनको इजाज़त नहीं थी, वो नहीं कर सकते थे। मोहम्मद आमिर की चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात भी मुतवक्को है। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि इट वाज नजम सेठीज़ टाइम फ्रेम एंड टेन्योर व्हेन मोहम्मद आमिर मेड हिज कम बैक इन 2015-16। सो यस, एक दफ़ा फिर से वही हमें दिख रहा है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आमद। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। मोहम्मद आमिर की दरख्वास्त पर उन्हें NHPC यानी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की इजाज़त दे दी गई है। मोहम्मद आमिर आइंदा चंद रोज़ में PSL में शिरकत करेंगे, BPL में शिरकत करने के लिए रवाना। ऑलराइट, तो एशिया कप के हवाले से बात करते हैं। PCB में चेंज ऑफ गार्ड्स के बाद पाकिस्तान की अप्रोच टूवर्ड्स BCCI में भी एक वाज़ेह तब हुई है। एशिया कप का पाकिस्तान में इनेकाद हो रहा है। आप जानते हैं भारत ने बहुत पहले, तकरीबन कोई 10 महीने पहले ही पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। इस हवाले से PCB ने कुछ इकदाम किए गए हैं। रमीज़ राजा की काफ़ी हॉकिश अप्रोच थी, जिसके मुकाबले में नजम सेठी बहुत ही डॉविश अप्रोच लेकर जो है इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं जी BCCI के साथ रब्ता किया जाएगा और BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनसे नजम सेठी की जल्द मुलाकात का इम्कान है। मैनेजमेंट कमेटी इजलास के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा जाएगा
पीसीबी का एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी राब्ते का फैसला। चेयरमैन नजम सेठी एसीसी हुकाम से मुलाकात के लिए दुबई जाएंगे। दुबई में वो जय शाह को पाकिस्तान आने की दावत भी देंगे। बीसीसीआई अपनी हुकूमत को टीम भेजने के लिए कायल करे, ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। रिमेंबर सितंबर 2023 में ये मेज़बानी करनी है पाकिस्तान को एशिया कप की। मुझे वाकई नहीं पता कि बीसीसीआई पे प्रेशराइज क्या उनसे बात करने से भारत की जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली हुकूमत है उसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं, लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त ये बताएगा। याद रहे रमीज़ राजा ने रिसेंटली ये बात भी बोली थी कि बीसीसीआई के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया था एंड दिस वाज वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से उनको जो है नुकसान उठाना पड़ा था। इस वक्त हमारे सामने जो स्क्रीन चल रही है मैच की उसमें तो चौकों की बारिश हो रही है और इस वक्त मैं देख सकता हूँ सकलैन मुश्ताक भी सवेरा स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि लेने के देने ना पड़ जाएं, बिकॉज पिछली 7 गेंदों में 4 बाउंड्रीज पड़ चुकी हैं। सो न्यूजीलैंड इज प्रीटी मच ऑन देयर वे इन चेजिंग दिस टोटल। आप बिल्कुल जी हाँ, 4 ओवर्स की अगर आप बात करते हैं तो पहले ओवर में 4 रन, देन 7 रन, देन 10 रन, देन 14 रन और अब आप देखें कि क्या किस तरह शुरुआत हो रही है। चौका पड़ गया है। एग्जैक्टली तो ये देखें बस सही है। आई थिंक अग्रेसिव मोड अपनाना, अग्रेसिव अप्रोच लेकर जाना अच्छी बात थी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने हमको ना पड़ जाए। जो स्प्रेड आउट है काफ़ी फील्ड, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफ़ी आसानी है कि कम से कम कुछ ना हो वो 2 रन ज़रूर ले सकते हैं। जो इस वक्त मिनिमम 10 मैक्सिमम बल्कि कहना चाहिए मिनिमम इनफैक्ट 10 ओवर्स का खेल जो है वो अभी रह गया है। करंट रन रेट दैट दे आर स्कोरिंग इज 9 रन्स पर ओवर। इस विकेट में अभी भी बॉलर्स को कोई ख़ास मदद नहीं मिल रही है और देखते हैं जी क्या होता है। ऐसा करते हैं हम इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची ही चलते हैं। खिज़र हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं और खिज़र से हम अपडेट लेते हैं। जी खिज़र, मैच बड़ा सनसनीखेज मौके में दाखिल हो चुका है, दिलों की धड़कनें भी तेज़ हो चुकी हैं और न्यूजीलैंड रन्स भी बनाए जा रहा है। क्या लग रहा है भाई, क्या सीन है? बिल्कुल अदील, जिस तरह से नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो अपनी इनिंग डिक्लेयर की है उसके बाद सब यही सवाल कर रहे थे कि ये शायद एक शो करना चाह रहे हैं कि हम एग्रेसिव मूड में आ रहे हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर शायद आज इस वक्त इस तरह के डिसीजन ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के अगर 5 खिलाड़ी भी आउट हो जाते हैं तो आपके लिए ये मैच जीतना तो बड़ा मुश्किल है। अलबत्ता न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे हैं कि वो कौन सा ऐसा फ़ैसला था जिसने एकदम से जो है वो डिक्लेयर की तरफ जाने पे इतने कम स्कोर पे मजबूर किया है। बहरहाल एक अप्रोच लिया है, शायद ये मैसेज देने की कोशिश की है कि लास्ट मोमेंट में हमने शायद बहादुरी की कोशिश की है, मगर वो बहादुरी पाकिस्तान टीम के गले ना पड़ जाए, हर कोई यही दुआ कर रहा है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, जिसके हवाले से इस वक्त सब ने स्क्रीन पर ही नज़रें झुकाई हुई हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज़्यादा फैसले हो रहे हैं। हम आपको अपडेट करते आए हैं पिचेस की तैयारी के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से रोज़ाना जो है एक नई खबर और नई हेडलाइन बन रही है। और आज जो पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटिंग रिलेशन है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है कि पीसीबी ने जो है वो इरादा कर लिया है, फैसला कर लिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करने का कि वो वाज़े मौक़िफ़ लें भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कि आया वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं। और जो जय शाह हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उनको लेटर लिखा जाएगा और मुमकिन तौर पे दुबई जाएंगे चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी, जो कि एसीसी और बीसीसीआई दोनों से बैठक लगाएंगे, बात करेंगे, इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे और भारत को एक पैगाम दिया जाएगा कि आप अपनी हुकूमत से वाज़े एक इशारा लें, वाज़े पैगाम लें कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश यही है कि क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है एशिया कप का, तो पाकिस्तान ही इसकी मेज़बानी करे और पाकिस्तान में ही इसकी मेज़बानी हो और भारत के जवाब के तनाजुर में फिर आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। तो न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि वो जो बायलैटरल और जो रीजनल क्रिकेटिंग रिलेशन है उस पर भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फास्ट ट्रैक पर काम करना चाह रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये उबूरी जो कि सेटअप आया है। ये बिल्कुल, और फिर मुझे लगता है कि करना भी पड़ेगा बहुत फास्ट ट्रैक पे इस मैनेजमेंट को काम, बिकॉज इस मैनेजमेंट को खुद अभी नहीं पता कि वो कितने टाइम फ्रेम के लिए आए। बट थैंक यू खिज़र
थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। बड़ी तेजी से रन्स जो हैं वो न्यूजीलैंड जोड़े जा रहे हैं, कभी चौके तो कभी छक्के। वो जिस तरह हमने कहा ना कि टेस्ट हैज़ बीन शिफ्टेड टू द T20 मोड नाउ, और T20 की तरह ही बिल्कुल न्यूजीलैंड ये खेल रहा है। बट अभी भी मतलब मुझे नहीं पता अदील आप क्या सोचते हो, बट मुझे ये लगता है कि जब व्हेन वी डिमांड बेसबॉल एंड व्हेन वी डिमांड के अग्रेसिव डिसीजन, बेन स्टोक्स ने भी जो है वो आपको यही कहा था कि हाँ जी जीत जाओ या हमें जीतने दो। तो मेरा ख्याल से वो थोड़ा सा ना हम बेन स्टोक्स से कुछ सीखे ना सीखे, बट ये ज़रूर सीख गए, देर आयत दुरुस्त आयत। नहीं वो अक्सर देखिए फिर वही बात है कि वो बेसबॉल उनकी टीम के मिजाज को ज़ाहिर है वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो नंबर 1 विकेट पे आपको कोई ख़ास मदद बॉलर्स को मिल नहीं रही थी, और यहाँ पर अगर आप देखें कि एंड द लाइट मीटर इज आउट बाय द लाइट मीटर इज आउट। आई थिंक सोच समझ के ही ज़ाहिर है फैसला किया होगा, लेकिन ज़ाहिर है अब हम क्या करें, हम इतने पेसिमिस्टिक क्रिकेट फैंस हो चुके हैं कि हमें यहाँ भी लग रहा है कि पाकिस्तान जो है ना ये मैच अभी हार सकता है। और मैं ट्विटर टाइमलाइन में फॉलो कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग जो है ना वो इस फैसले पे काफ़ी हैरान है। बहरहाल जो माइंडसेट था सवेरा ने जैसे बात की, आई थिंक अग्रेशन दिखाना था कि हम इस पूरे मैच में आई थिंक बारिंग द फर्स्ट सेशन और शुरू के जो सेशन थे उसके बाद पाकिस्तान कैचिंग अप गेम ही खेलता रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो यहाँ पे ज़रा इनिशिएटिव सीज करने की कोशिश की है बाबर ने कि मैच ड्रॉ भी हो जाए, फिर भी उनको ये बताएं कि जी इस मैच में पाकिस्तान ने जो है वो कुछ अग्रेशन का मुजाहरा ज़रूर किया है। मीर हमज़ा को इस वक्त बॉलिंग के लिए लाया गया है, देखते हैं मीर हमज़ा कुछ विकेट लेने में या कुछ कम से कम रन्स का फ्लो रोकने में अगर कामयाब हो जाए, आई थिंक दैट वुड बी जॉब डन फॉर पाकिस्तान। जी सवेरा बिल्कुल जी। सो अब जो है हम खुशामदीद कहते हैं अपने गेस्ट को गेम सेट मैच में, और हेड करते आए हैं न्यूज़ चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को, द न्यूज़ को हेड करते आए हैं खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब वेलकम टू गेम सेट मैच। जी थैंक यू सवेरा, आई होप एवरीथिंग इज फाइन और एवरीबडी इज एंजॉयिंग द गेम एट द मोमेंट। एग्जैक्टली मैं आपसे यही पूछने आई थी, आर यू एंजॉयिंग द गेम? बिकॉज ये जो हमने मुझे लगता है कि 4 दिन 4.5 दिन की एगनी उठाई है विद दिस बोरिंग टेस्ट मैच, वी आर ऑन आवर फीट नाउ। बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड डिसीजन है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के आमतौर से फैसले होते नहीं। हम लोग ज़्यादा सेफ्टी फर्स्ट वाले ज़्यादा अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अब चूंकि T20 का दौर है और हो सकता है कि मुझे ये भी अंदेशा कह लें या मेरी ये भी गट फीलिंग है, मुमकिन है कि बाबर को कहीं और से कप्तान को इंस्ट्रक्शन आई हो कि इनिंग्स को डिक्लेयर कर दो और कुछ इसका गेम हो जाए। खालिद साहब ये कोई और कौन हो सकता है जो कि इस वक्त इंस्ट्रक्शन ये पास कर सकता है? ये कहीं हेड ऑफ इंटरिम सिलेक्शन कमेटी तो नहीं है? वो भी हो सकते हैं, वो कोई मैंने कहा ना जो कोई क्रिकेट बोर्ड का ही बंदा कह सकता है, तभी उनको मतलब बाबर ना नहीं कर सके, वरना मेरे ख्याल है ये डिसीजन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगता है। एडवेंचरस डेफिनेटली ये डिसीजन है, बट खालिद साहब एक चीज़ जो मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगी, वी टॉक अबाउट अग्रेशन अग्रेसिव क्रिकेट, मगर हमें टाइम लगता है। जैसे अभी खिज़र आज़म भी मौजूद थे हमारे साथ, तो सब ये कह रहे थे कि ये अग्रेसिव डिसीजन नहीं है, ये बहुत जो है ये एक कोई इंसानिटी वाला शायद डिसीजन ले लिया गया है। हमें शान मसूद रिवर्स स्वीप मारते हुए अगर आउट हो जाते हैं हम उस पर भी अग्री नहीं करते हैं, बट हम कहते हैं कि इंग्लैंड की तरह खेलो भाई, बेसबॉल खेल के दिखाओ, वो अप्रोच खेल के दिखाओ। किस तरफ बैठना चाहिए? कंफ्यूज्ड एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट, एज क्रिकेट फैंस, एज क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर्स, कंफ्यूज तो हम भी हैं। देखें बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बिल्कुल आपने सही कहा कि दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल, समथिंग वी आर नॉट यूज्ड टू। और कोई ज़रा कोई तेज़ खेलने में आउट हो जाए, जैसे अभी मैं आपकी भी स्लाइड पढ़ रहा था कि जिस तरह इमामुल हक आउट हुए तो आपने लिखा गैर जिम्मेदाराना शॉट, तो जाहिर है आजकल एग्रेसिव क्रिकेट है, लेकिन ये मसला ये है कि एग्रेसिव क्रिकेट और सुसाइडल क्रिकेट में थोड़ा फ़र्क है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से। और अगर लेकिन मेरे अभी अपना देख रहा था, जहाँ तक मेरी मेमोरी है, मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान इस किस्म की सिचुएशन से आज तक मेरी नहीं मुझे लगता कि पाकिस्तान इस तरह का कोई मैच हारा हो जिसमें पाकिस्तान के सामने कोई अपोजिशन ने कोई टारगेट कोई इतने हाई लेवल का हो, वो चेज़ किया हो। तो अगर न्यूजीलैंड जीत गई ये मैच, जिसके मुझे अभी भी लगता है चांसेस कम है कि हो सकता है बैड लाइट उनके आड़े आ जाए। और यहाँ पे आके अभी बताते चले, मीर हमज़ा ने अपना अच्छा ओवर कराया है, जो पिछले 2 ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा रन्स का एक जैसे कहना चाहिए एक तांता सा बंद गया था, कुछ उस बंद ज़रूर बांधा है आगे। मीर हमज़ा के इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए हैं। सो अब मिनिमम 8 ओवर्स इस मैच में रह गए हैं न्यूजीलैंड को जीतने के लिए, अभी भी 79 रन दरकार हैं। खालिद साहब ओवरऑल इस टेस्ट के हवाले से बात करते हैं
थोड़ी देर पहले भी हम जिक्र कर रहे थे 2022 इन फैक्ट बिकॉज दिस इज़ द लास्ट क्रिकेटिंग डे फॉर पाकिस्तान एज वेल इस साल का। हम जब 2022 देखते हैं तो मेरे ख्याल से शायद T20 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल खेलना एक अलग से चीज़ नज़र आती है। टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर से बहुत डिसअपॉइंटिंग साल पाकिस्तान के लिए रहा और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने जिसको ज़ाहिर हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आप किस तरह देख रहे हैं? क्या कोई चीज़ परमानेंट गलत है हमारी टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह हम टेस्ट खेल रहे हैं? क्या करना पड़ेगा दुरुस्त करने को? मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी का इशू हुआ है, बिल्कुल, एंड डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा, अलग ज़रूर करना पड़ेगा बिकॉज अदील हम जिन अपनी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं वो अचीवमेंट्स हमारे शॉर्टर फॉर्मेट की हैं। हम एशिया कप के फाइनल की बात करते हैं T20 फॉर्मेट, हम वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करते हैं T20 फॉर्मेट। हमें इस फॉर्मेट से निकल के व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट, तो मुझे लगता है कि जहां टेस्ट मैच सारे प्लेयर्स के लिए एक पेशेंस गेम होता है, पाकिस्तान क्रिकेट में जब टेस्ट मैच होता है तो हमारे लिए पेशेंस का ज़्यादा गेम होता है। ट्रू, बिल्कुल। और अगर आप रमीज़ को भी हाल ही में सुने तो वो आप अगर अपनी जो अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो वो ले दे के आपको सिर्फ T20 क्रिकेट का ही जिक्र कर रहे होते हैं और लग ऐसे ही रहा होता है कि गालिबन वही फोकस है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि T20 पे हो, T20 ये हो रहा है, T20 वो हो रहा है, जूनियर लीग भी हो रही है तो ज़ाहिर है T20 बेसिस पे हो रही है एंड ऑल। खालिद साहब वापस आ गए हमारे साथ। खालिद साहब आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, मैंने बड़ा तफसीली एक सवाल पूछा था, मैं ज़रा उसको रिपीट करता चलूँ। सर मैं बात कर रहा था 2022 के हवाले से। आज हमारा आखिरी क्रिकेट का दिन है, हमारे साल का कैलेंडर ईयर का आज आखिरी दिन है। व्हेन वी लुक बैक एट 2022 T20 क्रिकेट में चंद एक अचीवमेंट्स के अलावा, वो भी मैं ये कहूँगा कोई बड़ी मुकम्मल कामिल अचीवमेंट्स नहीं थी कि हम कोई ट्रॉफी जीत कर आ रहे हों। टेस्ट क्रिकेट की खास तौर से हम बात करें, बड़ा डिसअपॉइंटिंग साल रहा, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है। तो क्या कोई चीज परमानेंटली रॉन्ग है हमारे? बिल्कुल, मैं आपसे जी नहीं, मैं बिल्कुल अदील आपसे एग्री करता हूँ। ये 2022 बहुत ही डिसअपॉइंटिंग साल रहा और उसमें पाकिस्तान को मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी रही और ये मसला था कि पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से ग्रास्प नहीं किया और जो हमारे आउटगोइंग चेयरमैन रमीज़ राजा साहब हैं उनकी प्रायोरिटीज़ मेरे ख्याल से अपनी सीट को बचाने की ज़्यादा थी। इस चक्कर में ही पूरा साल गुजर गया। जैसे ये गवर्नमेंट गई थी, मतलब जो रेजिम चेंज हुआ था उसके बाद रमीज़ राजा साहब इंतहाई, क्योंकि एक उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था जो हम सबको बार बार हमने देखा भी और सुना भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कप्तान चले गए तो मैं एक लम्हा भी देर नहीं लगाऊंगा और मैं आई विल बी गॉन, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। लेकिन हुआ यूँ कि जैसे ही वो रेजिम चेंज हुआ तो लोग इंतज़ार करते रहे कि रमीज़ राजा अब रिज़ाइन करेंगे, लेकिन हुआ यूँ कि फिर वो तो कभी हमजा शहबाज शरीफ साहब से मिलते रहे, कभी परवेज़ इलाही साहब से मिलते रहे, तो वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मसरूफ़ रहे। तो क्रिकेट शायद उनकी प्रायोरिटीज़ में रही नहीं थी, तो शायद इसका मेरे खमियाजा पाकिस्तान के क्रिकेट ने अदा किया। बिल्कुल जी। और अपडेट इस वक्त ये है कि बज़ाहिर अंपायर्स जो हैं वो तो समझते हैं कि बैड लाइट हो चुकी है, मैच को यहाँ पे रोक देना चाहिए। जो कीवीज़ हैं वो इस वक्त बाहर जाने के इतने मूड में नज़र आ नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तो हैंडशेक करना भी शुरू कर दिए थे। एंड यस, दिस इज इट। पाकिस्तान की 4 मैचेस की जो लूजिंग स्ट्रीक थी टेस्ट मैच में वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। वी केम रियली क्लोज, हम काफ़ी करीब आ गए थे इस टेस्ट मैच में भी एक मौके पर कि लग यही रहा था कि ये मैच भी बस हमारे हाथ से निकला। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा सऊद शकील को, क्रेडिट देना पड़ेगा वसीम जूनियर को, कमाल बैटिंग की। मीर हमजा ने भी आके एंड में ये टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। सो ऑल टू प्ले फॉर इन द फाइनल टेस्ट एट नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना सवेरा। बिल्कुल जी। सो अब अगला सारे जितना सब कुछ अभी न्यूजीलैंड ने खेलना है वो यहीं कराची में खेलना है बिकॉज ऑफ द वेदर इन पंजाब। सो यस, अगले अब टेस्ट मैच की बात ज़रूर होगी, बट एक चीज़ जो कि बहुत जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना खालिद साहब, दैट वाज द पिचेस। मुसलसल पिच पे बात करते रहे। रमीज़ राजा साहब के टेन्योर में तो हमने कुछ और सुना ही नहीं, हमें सिर्फ सुनाई दिया पिच 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 पिच। रमीज़ राजा साहब आते थे, पिच की बात होती थी। फैसल हसनैन साहब आते थे, पिच की बात होती थी। अभी भी इस पिच पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। क्लेम ऐसा किया जा रहा है कि जो दूसरा टेस्ट मैच है उस दूसरे टेस्ट मैच के लिए पिच डिफरेंट साबित होगी और पिच बनाने में इंटरवेंशन अब ज़रा कम की जाएगी मगर ज़रूर दी जाएगी। तो खालिद साहब, इस पिच के हवाले से ज़रूर मैं आपसे बात करूंगी। एक ब्रेक पर हम जाएंगे गेम सेट मैच में और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खालिद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे रिगार्डिंग दिस पिच इशू।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद खालिद महमूद साहब। और बड़ा आखिरी अच्छा मज़ेदार एक एंड हुआ पाकिस्तान के टेस्ट मैच का। यस, ड्रॉ ज़रूर हुआ। खुशी मेरे चेहरे पे ऐसे लग रही है जैसे हमने जीत लिया है, बट वो जो एक स्पार्क था ना, थोड़ा सा अग्रेशन का, वो थोड़ा सा दिलेरी का, दैट वाज अ गुड साइट टू वॉच। पता नहीं, मैं अभी भी मेरी सांस अभी भी काबू में आ रही है, वरना वो जब उन्होंने छक्का मारा था मीर हमजा को तो मैं तो परेशान सा ही कुछ हो गया था। लेकिन फिर भी वैसे खालिद साहब हम अभी यही सोच रहे थे कि ये साल में एक कोई बांग्लादेश श्रीलंका से सीरीज रख लेनी चाहिए, क्योंकि कम से कम इस बार टेस्ट मैच ही जीत जाया दिल पशोरी हो जाए हमारी, कुछ हो जाए कुछ ना कुछ। वरना वाकई मैं तो अभी निकाल के स्टैट्स चेक करते हैं कि पाकिस्तान एक तो 2008 में मुझे याद है हमने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था, तो उसमें तो जीत और हार का सवाल नहीं होता, बट पूरे साल एक भी टेस्ट मैच ना जीतना, आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग होगी। अभी ढूंढते हैं ये हम। बट उस फाइंडिंग से पहले पिच की बात आपसे मैं जाते हुए करती हुई गई थी, तो यस, क्या करें इन पिचेस का? जी नहीं, पिचेस पे जो क्रिटिसिज्म है सवेरा, कोई मेरे ख्याल से अगर आप मेरा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होम टीम होती है ना, जो सीरीज होस्ट कर रही होती है, ये उसका प्रेरोगेटिव होता है, ये उसके हाथ में होता है जैसी वो पिच चाहे। तो पाकिस्तान को इत्तेफाक से पाकिस्तान के पास जो इस वक्त टीम है वो ज़्यादा मजबूत टीम नहीं है, तो पाकिस्तान की गोशे आफियत जो है ना वो बैटिंग विकेट ही है, और बैटिंग ऐसी जिसमें ना फास्ट बॉलर को मदद हो ना स्पिनर को मदद हो। अगर ये स्पिनर की विकेट बना देते हैं मिसाल के तौर पे, तो ठीक है, पाकिस्तान के स्पिनर्स न्यूजीलैंड को आउट कर देंगे या इंग्लैंड को आउट कर देते हैं, लेकिन हमारे स्कोर नहीं कर पाएंगे बैट्समैन, वो भी स्ट्रगल करेंगे। तो इस सूरत से हाल से बचने के लिए, अच्छा अब आपने कहा कि पिचेस डेड है, लेकिन देखो ना इंग्लैंड इन्हीं पिचेस पे 3-0 जीत कर चले गए। एग्जैक्टली मेरा यही खालिद साहब, मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम जीतते ना, हम फ्लैट डेक बनाए बिल्कुल, हम स्टार्ट पैडिंग करें बिल्कुल, मगर हम जीत रहे होते ना तो कोई दो राय नहीं होती, कोई शिकवा नहीं होता कि हमने अपनी होम एडवांटेज को वो किया, अवेल किया। नहीं तो हम अगर आप ये समझ नहीं है या चाह रही देखें ना, अभी जैसे T20 अंदाज में थोड़ी देर के लिए एक ड्रामा क्रिएट हुआ था, लेकिन ये भी कैलकुलेटेड मूव थी, क्योंकि देखें ना, मतलब ये यहाँ मुझे आज पता था, अब जो अंपायरिंग है या अब जो रूल्स की इंटरप्रिटेशन है, अब ये मैच अंधेरे में नहीं हो सकता था, जैसे 2000 में हुआ था, इंग्लैंड की टीम अंधेरे में मैच जीतकर चली गई थी। अगर ये मैच भी आज पूरा होता, अगर बाबर को पता होता कि मैच पूरा जाना है, तो न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती 9 रन के एवरेज से 15 ओवर में खेल के, वो आसानी के। लेकिन बाबर को भी पता था कि चंद ओवर के बाद, जैसे हम और आप गुफ्तगू कर रहे थे पहले सेगमेंट में, तो हमने कहा था ना बैड लाइट आ जाएगी, और बैड लाइट ही हुआ ना, बैड लाइट की वजह से। तो ये कैलकुलेटेड मूव था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ। तो अब आपका कहना कि पिच हम ऐसी बना दें जिसमें मैच ओपन हो जाए, तो फिर पाकिस्तान की टीम अगर 2 दिन में मैच हारने लगेगी तो फिर क्या रिएक्शन होगा? तो ये भी एक मसले है ना, इस वक्त ये मसलहत इसी में है कि ये बैटिंग विकटें रहें, और पाकिस्तान की जो बैटिंग की इनएक्सपीरियंस्ड है, बॉलिंग इनएक्सपीरियंस्ड है, जो ट्रांजिशन फेज है पाकिस्तान का, इस टाइम पे पाकिस्तान ज़्यादा ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता जो दीगर टीमें कर सकती हैं। हाँ एब्सोल्युटली। मैं अभी जब गुफ्तगू चल रही थी, मैं अभी स्टैट्स में मैं वहीं इन्वॉल्व हुआ हूँ मैं अभी, वैसे बाकी सीरियसली, बिकॉज इस साल पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचेस जीते हैं अपने होम ग्राउंड में, हम एक भी मैच नहीं जीते। हमारा एक गोल में वाहिद एक टेस्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका हम जीतने में बहरहाल कामयाब हुए थे, लेकिन फिर भी बहरहाल आई मीन लॉट्स टू टॉक अबाउट। बहरहाल ये तो अब जो हुआ ये साल तो सर गुजर गया है, और ज़ाहिर है इस साल की जो खालिद साहब एक बड़ी ज़ाहिर है जो हमारी लर्निंग आई है, और ज़ाहिर है, और मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग इस हवाले से अगले साल के आगाज़ में ही हो सकती है। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से आपका पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगा। मैं इस बात जी प्लीज़, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि बाबर की कप्तानी माइक्रोस्कोप में अंदर आ गई है। PSL के आप साल के आगाज़ से लेकर अगर हम एंड तक देखें, आप इसको किस तरह किस पैराई में देखते हैं? नहीं, मेरा भी आपसे ज़्यादा राय मुख्तलिफ नहीं है। जाहिर है नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अगर बाबर के अंडर में कप्तानी में पाकिस्तान मैच जीत रहा होता या अच्छी परफॉर्मेंस होती तो यकीनन बाबर को कंटिन्यू करते। अब जहाँ पे मामला यही है कि बाबर को मेरे ख्याल से, अब आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, नया साल शुरू हो गया, नई मैनेजमेंट भी आ चुकी है क्रिकेट बोर्ड में, तो मेरा भी ये ख्याल है और कई लोगों का भी यही ख्याल है कि बाबर तीनों फॉर्मेट में तो शायद ना कर सकें। ठीक है, मुमकिन है कि उनको, चूंकि पाकिस्तान के क्या दुनिया के वो बेस्ट बैट्समैनों में से एक है इस टाइम पे, दुनिया के टॉप 9, तो इसलिए शायद उनको इस तरह ना हो, निकाला जाए, ये किया जाए। मुमकिन है कि उनको गुफ्तशुनीद करके कुछ ऐसी सेटलमेंट की जाए कि कुछ फॉर्मेट उनसे ले लिए जाए। और अब सवाल ये होगा कि अब जिसको कप्तानी दी जाएगी वो कौन है, वो दैट इज़, मतलब ये बाबर तो मेरे ख्याल से 1 या 2 फॉर्मेट से तो मेरे ख्याल से उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान की कप्तानी का ताज कह लें या
कांटों का सेज, जो भी आप कहें, वो किसके सर जाता है 2023 खालिद साहब, वैसे टेस्ट फॉर्मेट में मैं अगर आपसे बात करूं, आपको कोई दिखता है आगे जो बाबर की जगह जो है वो अब कैप्टनसी का ताज अपने सर पे पहन सके? आई थिंक खालिद साहब कोई और जो है वो कैप्टन का तनता हुआ दिखता है टेस्ट मैच में अगर हम बात करें? बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि कप्तानी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइंडसेट बदलने से फर्क पड़ेगा। कप्तान बदलते रहें और माइंडसेट वही हो तो वो अगला आने वाला कप्तान भी यही गलतियां करेगा जब वो हारने से डरेंगे। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुशामदीद बात हो रही है कराची टेस्ट के हवाले से एंड जनरली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन हो रही है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद साहब ब्रेक पे जाते जाते जो है वो हम बात यही कर रहे थे कैप्टनसी का टेस्ट फॉर्मेट में आपको कोई ऑप्शन दिखता है, बट क्या यही हमारा सोल्यूशन है? बिकॉज अगर हम इसी माइंडसेट से खेलते रहेंगे तो शक्लें बदलती जाएं, माइंडसेट तो यही रहेगा। नहीं, इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है, जैसे इस टेस्ट मैच में जिस तरह सरफराज अहमद ने कमबैक किया है और जिस अंदाज में उनको मतलब एक साजिश के तहत उनको डेमोरलाइज किया गया और टीम से बाहर किया गया, तो उसके बाद लगता यही है कि अगर टेस्ट मैच से बाबर को हटाने का प्लान है तो फिर सरफराज उसकी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। T20 में अगर बाबर को चेंज करना तो शादाब हो सकते हैं। वनडे में करना है तो रिजवान हो सकते हैं। साजिश क्यों कहते हैं आप, क्यों समझते हैं? किसको? इसको साजिश क्यों समझते हैं कि सरफराज को बाहर रखा गया टेस्ट मैच से? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लोग ये कहते हैं रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे थे इसलिए रिजवान टीम का मुसलसल हिस्सा। नहीं, मैं आपको इसका जवाब बिल्कुल दूंगा। देखिए, अभी आपने कहा, ये हमारे आदिल भाई भी ये बात कर रहे थे, बात ये स्टेट्स की बात करते हैं ना, तो आप ऐसा कीजिए, अभी इसी वक्त चेक कीजिए रिजवान की एवरेज और सरफराज की एवरेज टेस्ट मैच में, ये बिल्कुल 19-20 है, बिल्कुल 19-20 है। मैं कह रहा हूँ एक की 38 है, एक की 37 है। तो अब अब देखिए सरफराज की जो प्रॉब्लम है ना, जो हम रियलिस्टिकली बात करें, सरफराज की जो प्रॉब्लम है वो विकेट कीपिंग की है। वो कैप्टन भी अच्छा है लेकिन वो विकेट कीपिंग में इस मैच में भी उसने मिस किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में चूंकि सॉलिड बैट्समैन मौजूद नहीं है, फवाद आलम को भी आपने साइड लाइन कर दिया, तो सरफराज की मिडिल ऑर्डर में एज ए बैट्समैन जगह बनती है, एज ए कैप्टन बनती है। रिजवान एज ए विकेट कीपर ही इज परफेक्टली ऑल राइट, वो बहुत अच्छे विकेट कीपर है रिजवान, बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन जब सरफराज को, इसलिए दोनों का को एग्जिस्टेंस, दुनिया की कई टीमें हैं, इंग्लैंड की टीम देखिए, बटलर भी खेलते हैं, बेरिस्टो भी खेलते हैं, ठीक है ना, और फोक्स भी खेलते हैं, 3-3 विकेट कीपर वो खिला रहे होते हैं, जिसमें कोई ये नहीं है कि, चूंकि जैसे देखें ना, जब 3 फास्ट बॉलर भी खेलते हैं, 2 फास्ट बॉलर 4 स्पिनर, तो 2 विकेट कीपर अगर एक टीम में अगर दोनों अच्छे हैं खेल ले, एक विकेट कीपिंग कर लेगा और उस सूरत में पाकिस्तान को एक बैकअप विकेट कीपर भी इमरजेंसी की सूरत में अच्छा मिलेगा। तो रिजवान और ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं सरफराज। बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए और लग यही रहा है खालिद साहब के अगले टेस्ट मैच में रिजवान भी अपना कमबैक करेंगे। सरफराज तो बहरहाल अपनी पोजीशन को विंडिकेट किया, स्पेशली सेकंड इनिंग में आके सरफराज ने जो आज इनिंग खेली है, यानी ऐसे मौकों पे जब पाकिस्तान में बड़ी टेंडेंसी होती है प्रेशर के आगे हथियार डाल देने की, सरफराज ने काफी अग्रेसिव नॉक आज खेली उन्होंने और वो हार मानने को तैयार बहरहाल नहीं थे कि मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा। किसको बाहर जाता हुआ देख रहे हैं फिर बैटिंग से? शान मसूद ने उन अपने काफी सपोर्टर्स को, हम समेत, बिकॉज हम भी बड़ा शान मसूद अपने शो में करते थे, डिसअपॉइंट किया। क्या आप समझते हैं कि शान की जगह रिजवान आते हैं या आपको लगता है कि आगा सलमान, किसकी जगह ये बनेगी बेसिकली? नहीं, आगा सलमान ने तो सेंचुरी की है ना, बिल्कुल तो आगा सलमान को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं कर सकते। अब आप बिल्कुल अगर लॉजिकली हम बात करें, लेकिन पाकिस्तान में की क्रिकेट में बहुत सारी चीजें इलॉजिक भी होती है, तो लॉजिकली तो सिर्फ शान मसूद का ही एग्जिट होता है, ठीक है ना, ये हकीकत है। हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो किया, देखा है। ये भी मुमकिन है कि शान मसूद को खिला लिया जाए और रिजवान को मजीद रेस्ट करा दिया जाए, ये भी मुमकिन है। ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस रेस्ट कराना पता नहीं, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज रिजवान जो है, यहाँ पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है मगर उधर जो है रिजवान नेट्स में 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हुए जो है वो पाए गए हैं। सो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। बट अच्छी बात ये देखें, आपको पॉजिटिव्स ढूंढने चाहिए और खालिद साहब मुझे तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लगता है कि नाउ दैट सरफराज इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम में इस वक्त वो खेल रहे हैं, तो रिजवान हैज दैट प्रेशर ऑफ बीइंग ऑन द एज एंड गिविंग हिज 200% नाउ, कि आपको जब ये हेल्दी कंपटीशन टीम में मिलता है तो इवेंचुअली फायदा जो है वो टीम का ही होता है।
नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आप देखें, जब आपने मुझे इनवाइट किया और एनालिस्ट किया, तो मैं भी आपको एक चीज़ नॉलेज में ऐड कर दूं कि रिजवान की जो टेंडेंसीज है ना, क्रिकेट वाइज तो ठीक है, वो लीन पैच होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा बैट्समैन हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे जो रूट हो, जावेद मियादाद हो, सबके बैट पैच आते रहते हैं। रिजवान का भी बैट पैच आ गया तो नो बिग डील, ठीक है। लेकिन बात ये, रिजवान की जो कुछ खबरें आती हैं और जाहिर है उन खबरों में सदाकत होती है कि वो उन्होंने जिस तरह की टीम को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं, तो वो भी अब चूंकि मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है। उस वक्त रमीज राजा साहब का सब कुछ था, अब सेठी साहब आ गए, तो मुमकिन है कि जो रिजवान की वो वाली चीज़ें थी वो उनके अगेंस्ट चली जाए। और आपने सवेरा ने सही कहा कि ये रिजवान की कोई फिटनेस का इशू या रेस्ट कराने का इशू नहीं है। ये तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ किसी दौर में आपने कुछ ज़्यादा ही आपको फेवर किए गए, लाइफ इज़ ग्रेट लेवलर। अब शायद रिजवान दूसरे एंड पे आ गए, रब ऑफ द ग्रीन के अगेंस्ट आ गए हैं, ये समझ लें। जी सवेरा प्लीज सेइंग समथिंग। मैं सिर्फ यही खालिद साहब आपके इस पॉइंट को आगे लेकर जाना चाह रहा था कि कुछ हमारे यहाँ इस साल, बल्कि मैं कहूँगा पिछले साल के आखिरी क्वार्टर से इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि जो बात भी करनी है कर दो, लेकिन रिजवान और बाबर के हवाले से कोई बात नहीं करनी। यानी फॉर्मर चेयरमैन तो इस लेवल तक गए और उन्होंने कह दिया जी मुझे तो बाबर के अलावा कोई कप्तान नजर भी नहीं आता पाकिस्तान टीम में। सो अब आपको लग रहा है कि शायद मेरे ख्याल से कुछ जो जितनी ढील दे दी गई थी, अब जो है ना वो ज़रा वो ढील अब वापस लेने का जो है फैसला कर लिया गया है। बिकॉज सुनने में ये भी आया है कि शाहिद आफरीदी की जो टीम सिलेक्शन है, शाहिद आफरीदी लेड जो सिलेक्शन कमेटी की टीम सिलेक्शन है, बाबर आजम उससे भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कहते हैं जी मुझसे मशवरा तक नहीं किया गया। वैसे स्टैंडर्ड क्या है? क्या कप्तान का राज़ी होना या कप्तान की इन्वॉल्वमेंट खालिद साहब आप समझते हैं कि जरूरी होती है किसी स्क्वाड की सिलेक्शन में? ये तो प्रोबेबल्स की सिलेक्शन में। यस, देखिए बिल्कुल लॉजिकली हम बात करें और जो एक तरीका है 9 में, उसमें तो कप्तान का इनपुट बेइंतहा ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह की रवायात है कि कुछ कप्तान ऐसे रहे जिन्होंने ओवर स्टेप किए। मसला ये कप्तान की राय, कप्तान की डिक्टेशन नहीं ली जा सकती। दो चीज़ों में, राय में और डिक्टेशन में फ़र्क होता है। तो रिजवान और बाबर जैसे बिल्कुल आपने दुरुस्त असेसमेंट किया, ये बिल्कुल रिजवान एंड बाबर पीवीटी लिमिटेड हो गई थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, इसको मैं यूँ कह सकता हूँ। तो वो चीज़ टूट गई है और जो शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। 2022 निकल गया, रमीज राजा निकल गए, अब जो नई मैनेजमेंट है, नई सिलेक्शन कमेटी है, शाहिद आफरीदी एक एंटरप्राइजिंग क्रिकेटर रहे, उम्मीद है और वो मेरे ख्याल से अच्छे कप्तान भी थे, अच्छे क्रिकेटर भी थे, और सेठी साहब भी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये पाकिस्तान को रिवाइव कर दें। और वो बिल्कुल कप्तान जो है, बाबर को प्रॉब्लम्स देखें ना, बाबर ने बहुत मतलब चीज़ें इस साल ऐसी की, बहुत गलतियां की हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, रिजवान उनको बचाते थे या अपना उल्लू सीधा करते थे, क्या लफ्ज़ मैं कह सकता हूँ। तो इस पर ये मेरे ख्याल से रिजवान ने भी अच्छा नहीं किया। रिजवान के साथ बहुत किस्मत ने उसको बहुत साथ दिया, बहुत मौका दिया। अब मेरे ख्याल से शायद मैंने कहा ना, कुछ उसको बहुत ज़्यादा फेवर्स भी मिले, जिस अंदाज में जो कुछ हुआ, जिस तरह उसको टीम में लाया गया और जिस तरीके से उसको फैसिलिटेट किया गया, इसकी भी नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान की क्रिकेट। मगर गलतियां करके उसको ना मानना मुझे लगता है ज्यादा बुरा होता है, बिकॉज आप फिर इसका मतलब ये कि अपनी गलतियां अमेंड नहीं करने वाले। जी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को देखें ना, पाकिस्तान को फॉरवर्ड, अभी आपने बात की थी, कोई इंटरप्राइजिंग स्टफ की ज़रूरत है, कुछ नए सोच की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने बात की इंग्लैंड की टीम जिस अंदाज में खेलती है, इंग्लैंड की टीम ने क्यों ऐसे अंदाज में खेलना शुरू किया? इसलिए किया 2015 के वर्ल्ड कप में जब उनको बहुत मार पड़ी थी, नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंच सके थे, उन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया, मॉर्गन ने किया। अब टेस्ट मैच में उनको एशेज में मार पड़ी तो उन्होंने स्टोक्स और मैकेलम का बना के कॉम्बिनेशन दुनिया को हैरान कर दिया। 2015 में बेसबॉल के कोचेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश सेटअप में। बट थैंक यू खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गेम सेट मैच का वक्त खत्म हो गया है, बट एक बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी ये रही एंड एक अच्छा एंड जो है वो हुआ इस कराची टेस्ट का। इसी के साथ गेम सेट मैच को इजाजत दीजिएगा, सवेरा और अदील को इजाजत दें और अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।